नमस्कार दोस्तों। आप सभी को हमारा चैनल इंटरटेनमेंट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हमको कितने पार्ट में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रकार के बारे में बताए थे। इलेक्ट्रिक चार्ज दो प्रकार के होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और निगेटिव चार्ज होता है, और उसका उदाहरण भी बताए थे। वुलेन क्लॉथ पॉजिटिव चार्ज होता है, अंबर को निगेटिव चार्ज होता है। वुलेन क्लॉथ को अंबर के साथ रगड़ा जाता है, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रगड़ा जाता है, वुलेन क्लॉथ को रबर के साथ रगड़ा जाता है, कैट स्किन को इबोनाइट रड के साथ रगड़ा जाता है, और वुलेन क्लॉथ को फिर प्लास्टिक कॉम्ब के साथ रगड़ा जाता है। उसके बाद दोस्तों हमने बात किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। दोस्तों आगे बात किए थे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के गुण। और दोस्तों आज बात करेंगे, स्टार्ट करेंगे कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। द फोर्स अप्लाइड यानी फोर्स लगता है बिटवीन के बीच में टू चार्ज, यानी दो चार्ज के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। वो क्या होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है, वो समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। प्रोडक्ट का जो गुणनफल होता है उसको क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दो चार्ज की जो दूरी होती है उसकी स्क्वायर का जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड कुलम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझ लेते हैं। द फोर्स अप्लाइड बिटवीन टू चार्ज, दो चार्जों के बीच में जो बल लगता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो समानुपाती होती है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज का जो गुणनफल होता है उसको समानुपाती होती है। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दो चार्जों के बीच की जो दूरी होती है उसकी स्क्वायर का जो है ना व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसी डिफिनीशन से इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम जो है ना दो चार्ज लेते हैं, एक Q1 ले लेते हैं और एक Q2 ले लेते हैं। ठीक है, और उन दोनों के बीच का दूरी R मान लेते हैं। ठीक है, और उस पर एफ फोर्स लगता है। ठीक है ना, उस पर क्या लगता है, एफ फोर्स लगता है Q1 और Q2 पर जो है ना एफ फोर्स लगता है। और अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, क्योंकि कुलम्स लॉ के अनुसार, ठीक है ना, फोर्स किसके समानुपाती होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज के गुणनफल के जो ना समानुपाती होती है। क्या होता है, फोर्स समानुपाती होता है। ठीक है ना। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दोनों, यानी फोर्स जो है ना उसके जो है ना दूरी के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना। और पहला को समीकरण एक मान लेते हैं और इसको समीकरण दो मान लेते हैं। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वी गेट, यानी हम पाते हैं दोस्तों, जब फोर्स जो है ना दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती और उस दोनों चार्ज का जो दूरी होता है उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसको हम फोर्स को इस प्रकार लिख सकते हैं, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं ना। और दोस्तों यहाँ पर आप जानते हैं कि जब भी समानुपाती हटता है तो गुणांक के रूप में कुछ बचता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट के रूप में जो है ना के आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 और बाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में फार्मूला एगो मिल गया, एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं कि जो एफ क्या है, के क्या है, Q1 क्या है, Q2 क्या है, आर स्क्वायर क्या है, इस सब के बारे में जान लेते हैं। ठीक है ना, तो के जो है तो यहाँ पर इसको कुलम्स कांस्टेंट कहते हैं। के को क्या कहते हैं, कुलम्स कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर के का मान यहाँ पर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना दोस्तों, आप पूछिएगा इप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो दोस्तों इप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, या इसे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, जब इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा। तो दोस्तों इस इप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.84 गुन्नी 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों जब हमें इप्सिलॉन नॉट का मान पता चल गया तो हम के का मान आसानी से निकाल सकते हैं। हम ऊपर लिखे हैं के का मान जो होता है ना 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, तो इसको फार्मूला पर बैठाएंगे तो 1 के जगह पर 1/4 और गुने पाई के जगह पर 3.14 होता है पाई का मान, और गुने इप्सिलॉन नॉट का मान लिखा है 8.84 गुने 10⁻12। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे पूरा को, तो के बराबर 9 गुने 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जब हमें के का मान पता चल गया तो हम के का एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 होता है ना, अब बाई आर स्क्वायर होता है, तो एफ बराबर के जगह पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट डाल सकते हैं, इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ बराबर के जगह पर 9 गुने 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये फोर्स का फार्मूला अगर हम के जगह पर 9 गुने 10⁻9 डाल सकते हैं ना, तो इसलिए एफ बराबर 9 गुने 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों के का जो मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये कैसे आया है आपको पता है? चलिए बताते हैं। एफ बराबर के इंटू Q1/Q2 बाई आर स्क्वायर रख सकते हैं, इसलिए आर को इधर आ जाएगा तो एफ आर स्क्वायर बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। इधर के का मान निकाले, के बराबर हो जाएगा एफ आर स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। और दोस्तों फोर्स का जो मात्रक हो न्यूटन होता है, आर स्क्वायर दूरी का जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इधर Q1 इंटू Q2 मतलब कुलम्ब होता है क्यू का मात्रक, इसलिए दो वो चार्ज है इसलिए क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो पर कुलम्ब स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? दोस्तों डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है आवाहक अचल जो कभी ना बदले, और रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है जो सापेक्षिक पारगम्यता। ठीक है ना दोस्तों। चलिए, द रेटियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दोस्तों परमिटिविटी ऑफ मीडियम का मतलब होता है माध्यम में जो है ना पारगम्य। जैसे हम लोग पिछले क्लास में पढ़ते थे कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर द रेटियो का मतलब होता है, द रेटियो मतलब अनुपात होता है, द रेटियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम के से सूचित करते हैं, इसको क्या किस चीज़ से सूचित करते हैं? के से सूचित करते हैं। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फ्रॉम कूलम्स लॉ फॉर मीडियम, ये क्या है? मीडियम के लिए। ठीक है ना। तो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर हम इप्सिलॉन नॉट इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। ठीक है ना, वो निर्वात में इप्सिलॉन नॉट लेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई मीडियम है इसलिए 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। वेयर जहाँ पर ई जो है ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक है ना, किसी माध्यम का पारगम्यता है। चलिए, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर मतलब फॉर एयर और वैक्यूम। ठीक है ना। तो एफ बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर एयर है निर्वात है इसलिए यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट लिए, इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, वेयर इप्सिलॉन नॉट बराबर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, दोनों को बराबर कर देंगे। ये 1/4 पाई इप्सिलॉन से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट तो नहीं कटेगा, लेकिन 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, 1/इप्सिलॉन बराबर 1/इप्सिलॉन नॉट बढ़ जाएगा, और Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर बराबर इधर है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर से दोनों कट जाएगा, इसलिए 1/इप्सिलॉन बराबर 1/इप्सिलॉन नॉट बच जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ई बराबर इप्सिलॉन नॉट, तो मतलब कहने का मतलब है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है ना। तो दोस्तों इप्सिलॉन नॉट को इस साइड लाएंगे तो इप्सिलॉन नॉट के गुणांक के रूप में 1 है, तो वहाँ पर 1 रह जाएगा, और इप्सिलॉन नॉट को इस पार ले आएंगे। ठीक है ना। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इप्सिलॉन बराबर बाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 1, और जानते हो इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट बराबर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से सूचित करते हैं। तो इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 1 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है? 1, और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग के से सूचित करते हैं, इसलिए अगर परीक्षा में दे दे कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कितना होता है तो हम लोग वहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है ना, इसलिए के बराबर यहाँ पर क्या है? 1 है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सबस्टांस।
यानी कहने का मतलब कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना वो सबस्टांस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों जब सबस्टांस के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हर एक सबस्टांस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो जान लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, तो द वैल्यू ऑफ के बराबर 1 होता है। ये किसके लिए? फॉर वैकम, मतलब निर्वात में जो है ना के का वैल्यू जो होता है ना 1 होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना 1 होता है वैकम के लिए। ठीक है ना, चलिए द वैल्यू ऑफ के बराबर 1.006, ये 4 ईयर के लिए है। हवा में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान क्या होता है? 1.006। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला, द वैल्यू ऑफ के बराबर 1.000226, ये किस में होता है? 4 हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होता है 1.000226 होता है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए द वैल्यू ऑफ के बराबर 3 to 4, यानी 3 से 4 के बीच में होता है। किस में होता है? ग्लास में होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो होता है ना ग्लास में 3 से 4 के बीच में रहता है। ठीक है ना, द वैल्यू ऑफ के बराबर 3 to 6, 3 से 6 के बीच में किस में होता है? 4 मीका। मीका में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 से 6 के बीच में रह सकता है। ठीक है, अब आगे द वैल्यू ऑफ के बराबर 81 to 100, यानी कहने का मतलब कि जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जो है ना 81 से ऊपर आ सकता है। किसमें? वाटर में। क्योंकि दोस्तों वाटर हर एक रंग का होता है। गंदा वाटर मतलब शुद्ध वाटर होता है, गंदा वाटर भी हर एक तरह का होता है। तो उसका जो है ना क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बहुत लंबा है, इसलिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसा रहा दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को आप देख सकें। चलिए दोस्तों आगे के लिए सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।